नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आधुनिक बिहार के इतिहास को देखेंगे। मैं बता देना चाहता हूँ, ये पुस्तक की बात करेंगे तो इडुटेरिया बिहार तथ्य संग्रह है और ये पुस्तक संक्षेप में दिया हुआ है। मतलब ये पुस्तक रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ से आपने बिहार स्पेशल की कोई अच्छी पुस्तक पढ़ी होगी जहाँ पे बहुत सारी चीजें डिटेल्स में दी गई होती है और आप इस वीडियो के माध्यम से केवल रिवीजन करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक नया अध्याय आधुनिक बिहार का इतिहास। तो देखेंगे आधुनिक बिहार की बात करेंगे तो इसको कई चरणों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश, फिर होगा जनजातीय विद्रोह, उसके बाद 1857 की क्रांति और बिहार को देखेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार को देखेंगे और साथ में पृथक बिहार के गठन के बारे में भी हम लोग इस वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश। इसमें जो सबसे पहला कंपनी जो बिहार में जो प्रवेश करेगा वो आपका कौन होगा? तो पुर्तगाल होगा। ठीक है, बिहार में सब प्रथम यूरोपीय कंपनियों में कौन आए? तो पुर्तगाली आए। ठीक है, भारत में भी सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे और बिहार में भी सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे। ठीक है, जो हुगली से पटना नाव के द्वारा व्यापार करते थे, वे पटना से सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन एवं मसाले आदि प्राप्त करते थे। ठीक है, इनका मुख्यतः व्यापारिक केंद्र जो था बंगाल में था। वो बंगाल से क्या करते थे? बिहार नाव के रास्ते आते थे। ठीक है, आपको पता होगा से यहाँ से जो नेशनल हाईवे 1 जो निकलता है बिहार होते हुए, वो हुगली नदी को कनेक्ट करती है। ठीक है, तो ये यहाँ से भी आप चाहो तो चीजों को ध्यान में रख सकते हो। तो मतलब बंगाल से कोई अगर बिहार आना चाहे अगर नाव के द्वारा, तो वो काफी आसान भी है। ठीक है, ध्यान में आपको रखना। अब दूसरा जो व्यापारिक कंपनियां जो बिहार में आई वो जो थे डच थे। इसको हम लोग हॉलैंड भी बोलते हैं, साथ में इसको नीदरलैंड भी कहते हैं। ठीक है, इनसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये निकल कर आता है, इन्होंने बिहार में सबसे पहला अपना व्यापारिक कोठी स्थापित की। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो पटना में सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से व्यापारिक कोठी किसने स्थापित की? तो डचों ने स्थापित की। इन्होंने कब किया था स्थापित? तो 1632 में पटना में पटना कॉलेज की जो उत्तरी इमारत है वहां पे डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। डचों की अभिरुचि किसमें थी? तो ध्यान में रखना, सूती वस्त्र में थी, सोरा में थी, इत्यादि में थी। सोरा क्या होता था? तो सोरा से बारूद बनता था। ठीक है, ध्यान में रखना, क्या बनता था? बारूद बनता था, जो कि मुख्यतः तोप वगैरह में प्रयोग होता था, बंदूक बनाने में, बंदूक का गोली बनाने में इसका उपयोग होता था। तो उस समय इसका डिमांड बहुत बड़ा था और इसका मुख्य केंद्र जो था बिहार ही था। तो बिहार जो था सोने के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम देखेंगे अंग्रेज। अंग्रेजों ने 1620 में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। कहाँ पे किया? ये शुरुआती में था। ठीक है, लेकिन ये अस्थायी तौर पे नहीं हो पाया। ठीक है, 1620 में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र तो स्थापित किया, लेकिन ये 1621 में बंद हो गया। 1620 में स्थापित किया और 1621 में क्या होता है? बंद हो गया। उन्हें व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता कब मिली? तो 1651 में मिली। ये आपको ध्यान में रखना है। 1620 में पहला प्रयास था, लेकिन 1621 में बंद हो गया, असफल रहा। और ठीक 30 वर्षों के बाद 1651 में इनको सफलता मिलती है। अंग्रेज यात्री की बात करेंगे, पीटर मुंडी 1632 में बिहार आया तो उसने यहाँ व्यापार की संभावनाएं देखी तथा डच कंपनी को व्यापार करते हुए देखा। इसी से प्रेरित होकर अंग्रेजों ने भी बिहार में व्यापार को प्राथमिकता दी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए से डच कंपनी ने 1632 में पटना में आप देखोगे तो व्यवस्थित व्यापारिक कोठी की स्थापना कर दी थी। ठीक है, तो पीटर मुंडी ने देखा से अगर डच यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं बहुत ही व्यवस्थित ढंग से, तो फिर हमें भी व्यापार करना चाहिए। और अंग्रेजों का भी ध्यान जो था बिहार की तरफ गया। इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। अंग्रेजों द्वारा स्थापित फैक्ट्री वर्तमान में गुलजार बाग पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय के रूप में कार्यरत है। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हो, यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अंग्रेजों ने जो फैक्ट्री स्थापित की वो वर्तमान में किस स्थिति में है? तो ध्यान में रखना, गुलजार बाग पटना में है, वहीं पे है, और गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय के रूप में कार्यरत है अभी भी। तो दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखना है। अंग्रेजों की जो अस्थायी फैक्ट्री कब बनी? तो 1651 में बनी। ठीक है, और डच ने सबसे पहला फैक्ट्री स्थापित किया था 1632 में किया था, और कहां पे किया था? तो पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत के पास में किया था। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब हम यहाँ पे आगे चलते हैं। अगर पूछेगा ब्रिटिश ने कहां पे किया था, तो ध्यान में रखना, तो सबसे पहला इन्होंने किया था 1620 में आलमगंज में। ठीक है, पटना आलमगंज में, जो कि असफल रहा था। अब हम लोग चलेंगे डेन। डेन को हम लोग डेनिस कहते हैं। डेनिस कंपनी ने 1774 में पटना सिटी की नेपाली कोठी के समीप अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो डेनिस कंपनी ने कब स्थापित किया था? तो 1774 में। कहां पे? पटना सिटी की नेपाली कोठी। ठीक है, तो ये सारे कुछ फैक्ट है जो कि आए दिन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो आपको ये सब याद रखना चाहिए। ठीक है,
अब आते हैं बंगाल, बिहार एवं ब्रिटिश। मुगल शासक फारुखसियर समय काल कब से कब था, कब से कब तक था तो 1713 से लेके 1719 तक का। 1717 ईस्वी में अंग्रेजों के बंगाल एवं सूरत में व्यापार करने एवं सिक्के प्रयोग करने की मान्यता दे दी। इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनको फर्रुखसियर के द्वारा बंगाल एवं सूरत में व्यापार करने एवं सिक्के ढालने का अनुमति दे दिया था। और ये जो अनुमति जो दिया गया था, ये ब्रिटिश के लिए बहुत ही फायदेमंद था, इसीलिए इसको मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। अब ये लोग टैक्स फ्री, बिना किसी पैसा दिए हुए, बहुत ही अच्छे ढंग से पूरा बिहार में, पूरा बंगाल में और साथ में सूरत में भी व्यापार कर सकते थे। अंग्रेजी कंपनी को 1717 में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया। दूसरी ओर मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान को बंगाल का सूबेदार बनाया। ठीक है, और 1719 में इसे उड़ीसा की सूबेदारी भी दी गई। तो यहाँ पे दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखना है। मुगल सत्ता कमजोर हो चुका था और उनसे पूरा भारत नहीं संभाला जा रहा, तो ऐसे क्रम में किया गया, जगह जगह पे जो इनके विश्वासी लोग थे उनको सूबेदार बना के भेजा गया। जैसे कि आप दक्षिण में जाओगे तो वहां पे किनकिलिज खान को भेजा गया। अवध में सादत खान आप ऑलरेडी देख सकते हो। और यहाँ पे आप देखोगे बंगाल में था, मुर्शिद कुली खान को भेजा गया। तो मुर्शिद कुली खान जो बंगाल में एक स्वतंत्र राज्य की ही स्थापना कर दी। ठीक है, लेकिन इन्होंने कभी भी मुगलों के अधीन मतलब क्या किया, विद्रोह नहीं किया। ये मुगलों के छोटे भाई बन के ही रहे। अब मुगल इनके बड़े भाई थे, समय समय पर नजराना वगैरह पेश किया करता था, जब भी पैसे वगैरह की आवश्यकता होती थी तो मुगल शासक को पहुंचा दिया करते थे। लेकिन एक तरह से पूरी तरीके से ये स्वतंत्र रूप में ही यहाँ पे शासन कर रहे थे। ठीक है, लेकिन ये विद्रोही नहीं हुए, ध्यान में रखना, मुगलों के अधीन ही सत्ता कर रहे थे, लेकिन कभी भी विद्रोही नहीं हुआ। मुगल भी इनको परेशान नहीं किया, क्योंकि जानते थे से अब तो उनके पास उतनी शक्ति नहीं बची, तो बेवजह उलझने से अच्छा है, तो चलो ठीक है, हमारे अधीन रहते हुए अगर स्वतंत्र रूप से शासन अगर कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मुर्शिद कुली खान ने 1717 ईस्वी के आसपास बंगाल में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे मुर्शिद कुली खान की 1727 में देहांत हो गया। ठीक है, और उसके बाद जो था शुजाउद्दीन जो था 1727 में बंगाल का नवाब बना। और 1733 ईस्वी में बिहार का प्रदेश भी उसके अधीन हो गया। तो आप यहाँ पे देखोगे शुरू में तो यहाँ पे बंगाल और उड़ीसा ही था, लेकिन बाद में जब शुजाउद्दीन जब सूबेदार बना, ठीक है, या फिर नवाब कह लीजिए या फिर प्रांतपति कह लीजिए, सब एक ही है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 1733 में बिहार का प्रदेश भी उसके अधीन हो गया। और एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, शुजाउद्दीन के अधीन ही 1733 में अलवर्दी खान को बिहार का उप सूबेदार बनाया गया। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो 1733 में अलवर्दी खान का बिहार का उप सूबेदार बनाया गया। और शुजाउद्दीन का रिलेटिव की बात करेंगे तो उसका रिलेटिव जो था सरफराज खान था। तो 1739 में सरफराज खान बंगाल का नवाब बना। वह एक अयोग्य शासक था। अतः अलवर्दी खान ने 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध से पराजित करके स्वयं का बंगाल का नवाब बन गया। ठीक है, तो गिरिया का युद्ध कब हुआ, तो 1740 में। ठीक है, ध्यान में रखना, 1740 में क्या होता है, गिरिया का युद्ध होता है। और इस युद्ध में सरफराज खान क्या होता है, पराजित होता है। और अलवर्दी खान जो था बंगाल का नवाब बनता है। ठीक है, और अलवर्दी खान बंगाल का नवाब 1740 से लेकर 1756 तक रहेगा। और 1756 में कौन आएगा, तो सिराजुद्दौला आएगा। ठीक है, तो गिरिया का युद्ध आपको ध्यान में रखना है, 1740 ईस्वी, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, अलवर्दी खान ने 1740 ईस्वी में बंगाल पर अधिकार कर लिया। उसने मुगलों को हटकर स्वतंत्र सत्ता चलाना प्रारंभ किया। अतः व्यापारिक हितों के लिए नवाब एवं अंग्रेजों के बीच में संघर्ष स्वाभाविक था। लेकिन यहाँ पे मुगलों के हटकर स्वतंत्र सत्ता चलाना तो प्रारंभ किया, लेकिन उसके बदले में 1 करोड़ रुपया भी नजराना के तौर पर भेंट किया था, यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अलवर्दी खान ने कितने पैसे दिए थे, 1 करोड़ रुपए देकर अपने सत्ता को मतलब क्या किया था, अस्थाई अस्थायित्व प्रदान करने के लिए 1 करोड़ रुपया मुगलों के दिए थे अलवर्दी खान ने। अब यहाँ पे अलवर्दी खान ने जब यहाँ पे जब स्वतंत्र रूप से जो सत्ता चलाना जब प्रारंभ किया, तो यहाँ पे जो ब्रिटिश जो व्यापार करते थे वो टैक्स फ्री था, वो 1 रुपया भी नहीं देते थे। अब यहाँ पे ब्रिटिश और अलवर्दी खान के बीच में टकराव इस बात को लेकर हुआ से, यहाँ पे ब्रिटिश का कहना था से भाई हमको मुगलों ने संपूर्ण भारत में, दैट टाइम की बात कर रहा हूँ, स्पेशली बिहार और बंगाल को संदर्भ में अगर रख के बात करते हैं, तो यहाँ पे टैक्स फ्री रूप में व्यापार करने की अनुमति दी है। अलवर्दी खान का कहना था नहीं भाई, अब तो ये स्टेट मेरा हो गया, मैंने मुगलों को 1 करोड़ रुपया में देकर अपने राज्य में एक अस्थायी सत्ता स्थापित करने की अनुमति ले ली है, तो आपको तो आप टैक्स देना पड़ेगा। इस वजह से आप देखोगे अलवर्दी खान में और यहाँ पे ब्रिटिश के बीच में टकराव होना शुरू हुआ। ये टकराव जो था सिराजुद्दौला के समय एकदम व्यापक रूप धारण कर लिया था। ठीक है,
1756 में अलवर्दी खान की मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला अलवर्दी खान का सबसे छोटी पुत्री का पुत्र था। मैं आपको बता देना चाहता हूं, सिराजुद्दौला जो था, नाती था। ठीक है, अलवर्दी खान का जो सबसे छोटी पुत्री जो थी, आई थिंक उसके 3 या 4 बेटियां थी, उसमें से सबसे छोटी बेटी का पुत्र जो था सिराजुद्दौला था। अलवर्दी खान के पास कोई बेटा नहीं था, इसलिए नाती को उसने क्या किया, शासक बनाया। लेकिन सिराजुद्दौला का जो दामाद जो था वो भी शासक बनना चाहता था। तो सिराजुद्दौला का दामाद का नाम था मीर जाफर, जो कि आगे चल के आपको जब बैटल ऑफ पलासी होगा तो वहां पे ये करेक्टर आपको देखने को मिलेगा। सिराजुद्दौला का नवाब बनने से उसके अन्य दामाद ढाका एवं पूर्णिया के उपनवाब जो थे वो भी मतलब नाराज हो गया। ठीक है, ढाका एवं पूर्णिया का जो उपनवाब जो था उसमें इसका भाई भी था जिसका नाम था शौकतगंज। तो आगे चल के पूर्णिया का युद्ध में मतलब क्या करता, अपने भाई को पराजित भी करता है। इसी एक मौसी भी थी, वो भी इसका दुश्मन था, जिसका नाम था घसीटी बेगम। ठीक है, ये कुछ नाम है। घसीटी बेगम जो जिसको मौसी थी। शौकत जंग की बात करेंगे तो इसका चचेरा भाई था जो कि पूर्णिया का नवाब था। मीर जाफर की बात करेंगे तो इसका मौसा था, और इसका बात करेंगे तो इसका मंत्री भी था, सेनापति कह लीजिए, सॉरी मंत्री नहीं, सेनापति। सिराजुद्दौला एवं कंपनी के बीच में प्रथम संघर्ष 4 जून 1756 ईस्वी को कासिम बाजार में हुआ। उसने 16 जून 1756 को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज अधिकारी रोजर ड्रे को कलकत्ता छोड़ना पड़ा। ठीक है, ये नाम इंपॉर्टेंट है। जब सिराजुद्दौला ने जब कलकत्ता पर अधिकार किया 16 जून 1756 को, तो रोजर ड्रे को कलकत्ता छोड़ना पड़ा। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया तथा कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर रख दिया। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है अलीनगर। आगे चल के एक संधि भी होगी अलीनगर, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना। 1757 में अलीनगर की संधि होती है। ठीक है, 9 फरवरी 1757। तो कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर रख दिया था, यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और जिस ब्रिटिश अधिकारी को अपना कलकत्ता छोड़ना पड़ा था सिराजुद्दौला के आक्रमण के कारण, उसका नाम था रोजर ड्रेक। अब फोर्ट विलियम जो था सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था ब्रिटिश का, ध्यान में रखना, बंगाल में। तो फोर्ट विलियम को भी आप याद रख सकते हो। संघर्ष के क्रम में काल कोठी की घटना को हॉलवेल ने प्रज्वलित किया। हॉलवेल कौन था, तो हॉलवेल की बात करेंगे, पेशा से तो डॉक्टर था लेकिन सेना में कार्यरत था। ठीक है, सेना में आप देखोगे तो डॉक्टर भी होते हैं, तो बहुत सारे लोगों को उसमें रखा गया। अकॉर्डिंग टू हॉलवेल की बात करेंगे तो 146 लोगों को रखा गया था, लेकिन उसमें से बहुत कम व्यक्ति बचे, केवल 23 व्यक्ति ही जीवित बच पाए। ठीक है, अब देखेंगे हॉलवेल के अनुसार 20 जून 1756 को कलकत्ता में काल कोठरी ब्लैक हॉल की घटना हुई। उसके अनुसार सिराजुद्दौला द्वारा 146 अंग्रेज कैदियों को 18 फीट लंबे और 14 फीट चौड़े एक कमरे में बंद कर दिया गया। ठीक है, 23 जून को कमरे को खोलने पर, ध्यान में रखना, 20 जून को बंद किया गया, 3 दिन के बाद कमरा को खोला गया, तो केवल 23 व्यक्ति ही जीवित बचे तथा 123 व्यक्तियों की दम घुटने से मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद क्लाइव ने कलकत्ता पर अधिकार करके 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि करने के लिए सिराजुद्दौला को विवश किया। ठीक है, तो क्लाइव जो था अपना फौज लेकर आया, कलकत्ता पर अधिकार कर लिया और सिराजुद्दौला को बोला से भाई तुम मेरे साथ एक संधि करो। और इसी के क्रम में 9 फरवरी, ठीक है, 1757 को क्या होता, अलीगढ़ नगर की संधि होती है। जो संधि की बात करेंगे तो क्लाइव अपने शर्तों पे करता है। ठीक है, ये संधि की बात करेंगे तो क्लाइव के शर्तों पर यह संधि की गई थी, यह भी आपको ध्यान में रखना। तारीख इंपोर्टेंट है, 9 फरवरी 1757। अब यहाँ पे जो ये बातें जो कही गई थी ब्लैक होल वाली घटना हॉलवेल के अनुसार थी। घटना की बात करेंगे कब हुई थी, 20 जून 1756, जून का महीना था, बहुत गर्मी होता हमारे बंगाल और बिहार में, आपको पता ही जून में कितनी गर्मी होती है। और कमरे की लंबाई की बात करेंगे 18 फीट थी और चौड़ाई जो थी 14 फीट थी। लेकिन बाद में जब इस पे बहुत इतिहासकार लिखते हैं से भाई साहब इतने छोटे कमरे में इतना लोग आ कैसे सकते हैं, संभव ही नहीं से 123 लोग इतने छोटे कमरे में आ जाए। ठीक है, तो ये बात थोड़ा बनी बनाई हुई लगती है। और समकालीन इतिहासकार अगर भारतीय इतिहासकार की बात करेंगे तो ऐसा किसी भी प्रकार का जिक्र नहीं करते हैं, इसलिए बात लगता है ऐसा से बनी बनाई हुई है और इसमें विश्वसनीयता की कमी भी है। ठीक है, क्लाइव ने नवाब पर अलीनगर के संधि को भंग करने का आरोप लगाया, जिसके बाद 23 जून 1757 को अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला के मध्य गंगा की, ठीक है, गंगा की सहायक नदी भागीरथी के तट पर प्लासी की लड़ाई हुई। ठीक है, कितने तारीख को, तो 23 जून 1757। यहाँ पे जून जून कई बार आ रहा है, ध्यान में रखना। 23 जून की घटना जो थी 1756 की थी जब काल कोठरी को खोला गया था। ठीक है, ये 23 जून 1757 है, ध्यान में रखना। तो यहाँ पे क्या होता, प्लासी की लड़ाई इस दिन प्रारंभ होती है अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में।
कहाँ पे हुआ तो ये भी पूछा जाता है, किस नदी के तट पे, तो ध्यान में रखना भागीरथी नदी के तट पे होता है, जो कि गंगा की सहायक नदी है। लड़ाई में मीर जाफर की बात करेंगे, जो कि मतलब सिराजुद्दौला का मौसा भी था, नवाब का सेनापति था। राज दुर्लभ की बात करेंगे तो दीवान था। मनिक चंद की बात करेंगे तो प्रभारी अधिकारी था। अमीर चंद की बात करेंगे तो व्यापारी था। जगत सेठ की बात करेंगे तो बैंकर था। इस सभी जो थे अंग्रेज के सहयोगी थे। मीर जाफर ने भी अंग्रेजों का साथ दिया। राज दुर्लभ जो कि दीवान था, इसने भी अंग्रेजों का साथ दिया। मनिक चंद की बात करेंगे तो ये अधिकारी था, इसने भी अंग्रेजों का साथ दिया। अमीर चंद की बात करेंगे तो ये भी व्यापारी था, इसने भी अंग्रेजों का साथ दिया। जगत सेठ की बात करेंगे तो बैंकर था, इसने भी अंग्रेजों का साथ दिया। तो यहाँ पे सिराज के साथ कौन था, तो मीर मदान एवं मोहनलाल वे सेनापति थे, जिन्होंने सिराजदौला की तरफ से युद्ध में भाग लिया। विश्वासघात के कारण सिराजदौला पराजित हुआ। अब मीर जाफर के पुत्र मीरन के इशारे पर सिराजदौला की हत्या कर दी गई, और इसकी हत्या बिहार में ही हुई थी। कुछ सूत्रों में पटना ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मीरन जो था, मीर जाफर का पुत्र था, उसके द्वारा क्या किया गया, सिराजदौला की हत्या करा दी गई, ठीक है। सिराजदौला के साथ कौन था, तो ध्यान रखना मीर मदान और मोहनलाल, ये दोनों के दोनों काश्मीरी थे। इन्होंने मतलब क्या किया था, सिराजदौला को सपोर्ट किया युद्ध में। सिराजदौला के बाद मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव के बाद हॉलवेल बंगाल का गवर्नर बना। ध्यान में रखना, क्लाइव के बाद हॉलवेल बंगाल का गवर्नर बना। वही हॉलवेल है जिसने ब्लैक होल की घटना सुनाई थी। 1760 में मीर जाफर की जगह उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। जब यहाँ पे मीर जाफर को जब बंगाल की नवाबी जब मिली, तो मीर जाफर को देखा से भाई नवाब तो हम बना दिए गए, लेकिन बिना ताज के बादशाह है, क्योंकि यहाँ पे जो खजाना जो था पूरी तरीके से खाली था। अब ब्रिटिश ने ऑलरेडी मतलब लूटना शुरू किया, तो इनका मीर जाफर का भी ब्रिटिश के साथ नहीं बना, ठीक है। तो उसके बाद मीर जाफर को भी हटा दिया जाता है। अब मीर कासिम को क्या किया जाता है, बंगाल का नवाब बनाया जाता है, जो कि मीर जाफर का क्या था, दामाद था। मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित कर ली, ठीक है। और यहाँ पे जो ब्रिटिश जो था फिर मीर कासिम को तंग करना शुरू किया। तो इसके बाद मीर कासिम काफी परेशान हो जाते हैं, और उसके बाद अपने राजधानी को मुर्शिदाबाद से क्या करते हैं, मुंगेर को हस्तांतरित कर लेते हैं। अंग्रेजों द्वारा दस्तखत के दुरुपयोग के कारण उसने स्थानीय व्यापारियों पर से करों को समाप्त कर दिया। यहाँ पे दस्तखत जो दिया हुआ था, ध्यान में रखना, ब्रिटिश को मतलब कंपनी के व्यापार के हेतु ब्रिटिश को दस्तखत मिला था, ठीक है। व्यक्तिगत व्यापार इसमें शामिल नहीं था। लेकिन आप यहाँ पे क्या करते थे, जो ब्रिटिश अधिकारी जो थे, कंपनी के अधिकारी जो थे, तो अगर मान लीजिए 10 बोरा अगर माल अगर जा रहा तो उसमें 2-4 बोरा अपना भी डाल देते थे, ठीक है। तो मतलब कंपनी के व्यापार के साथ व्यक्तिगत व्यापार भी चल रहा था, जिसमें मतलब क्या हुआ, जिसमें मतलब बंगाल के नवाब को नुकसान हुआ, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी व्यापार कर रही है, कोई टैक्स नहीं दे रही है। अब इसमें कंपनी के अधिकारी भी अपना व्यक्तिगत व्यापार अगर करना शुरू कर दे कंपनी के नाम पे, तो यहाँ पे और भी रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। तो इस वजह से मतलब मीर कासिम ने क्या किया, तो चलो ठीक है, तुम्हारे लिए फ्री है, अच्छी बात है, हम भारत के संपूर्ण नागरिक के लिए जो बंगाल में व्यापार करना चाहते हैं सबके लिए फ्री कर देते हैं। तो फ्री यहाँ पे सबके लिए हो गया। जब सबके लिए हो गया, तो कंपनी को तो आप कोई लाभ ही नहीं हो रहा है, क्योंकि आम लोग भी फ्री में व्यापार कर रहे हैं और कंपनी भी फ्री में व्यापार कर रही है। तो यहाँ पे मतलब एक तरह से देखेंगे तो सब कुछ समान हो गया। तो इस वजह से मतलब ब्रिटिश का मीर कासिम से भी मतलब क्या हो गया, तो इससे भी मतभेद हो गया। ब्रिटिश व्यापारियों को इससे परेशानी होने लगी। उसने सेना को आधुनिक रूप से प्रशिक्षित करने के लिए गुरगिन खान नामक अर्मेनाई व्यक्ति को रखा था, यह भी ध्यान में रखना है। इसने दो काम किए थे, पहले फ्रांसीसी के साथ संधि भी की थी, ताकि सेना को मतलब क्या किया जाए, उसको आधुनिक बनाया जाए। और साथ में गुरगिन खान नामक एक अर्मेनियाई व्यक्ति था, उसको भी अपने साथ जोड़ा था। तो गुरगिन खान का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी ओर मीर कासिम ने बिहार के नायब सूबेदार राम नारायण को उसके पद से बर्खास्त करके उसकी हत्या करवा दी थी। तो राम नारायण का ध्यान में रखना, उसको पद से बर्खास्त कर दिया था और उसकी हत्या भी करवा दी थी, क्योंकि वो बिहार के आय एवं व्यय का ब्यौरा देने को तैयार नहीं था, ठीक है। तो ब्रिटिश समर्थक व्यक्ति था राम नारायण, तो इसकी हत्या भी करवा दी गई थी। ये प्रश्न बीपीएससी कई बार पूछा है, तो इसको आपको ध्यान में रखना। उसको पटना मास्केर के नाम से भी जानते हैं। मीर कासिम ने पटना पर अधिकार कर लिया। उसके व्यवहार से नाराज होकर 24 जून 1763 को अंग्रेज एजेंट एलिस ने पटना पर अधिकार कर लिया, ठीक है। मीर कासिम ने पटना पर अभियान करके एलिस की हत्या कर दी, साथ ही पटना पर अधिकार प्राप्त हुआ। इस घटना को पटना हत्याकांड के रूप से जाना जाता है। इसके बाद मीर कासिम की जगह पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया, ठीक है। तो इसे फिर ब्रिटिश जो था फिर से नाराज हो जाता है, और फिर से मीर कासिम को हटाकर फिर से मतलब पूना मुस्कब हवा, अब मीर जाफर को क्या करता है, बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। तो यहाँ पे दो चीज आपको ध्यान रखना, पटना मास्केर की घटना कब हुई थी, 1700
1963 में हुई थी। ठीक है, एक साथ खड़े होकर कई अंग्रेज अधिकारी को गोली मार दिया गया था। ठीक है, इसमें जो साथ जो दे रहा था, मीर कासिम को जो साथ जो दे रहा था, वो फ्रांसीसी थे, ध्यान में रखना। और यहाँ पे जिस जो अंग्रेज अधिकारी जो लीड कर रहा था, उसका नाम था एलिस, नाम था, क्या नाम था? एलिस। तो एलिस की तो हत्या की गई, साथ में और भी बहुत सारे अंग्रेजों की हत्या की गई थी। एग्जैक्ट डाटा मुझे याद नहीं है, लेकिन काफी संख्या में, आई थिंक 30-35 की संख्या में यहाँ पे अंग्रेजों की हत्या की गई थी। एक लाइन में लगा के गोली मार दिया गया था मीर कासिम की कहने से। इसको पटना हत्याकांड या फिर पटना मास्कर के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से गठजोड़ किया। तो यहाँ पे तीन तरह के गुट बनता है, तीन लोग, मतलब तीन शासकों का गुट बनता है। मुगल शासक की बात करेंगे तो शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब की बात करेंगे तो शुजाउद्दौला, साथ में मीर कासिम दुथाई। ठीक है, तीनों के तीनों लखनऊ पहुंचते हैं, कहां पे? शुजाउद्दौला के पास में। ठीक है, और तीनों की संयुक्त सेना एवं अंग्रेज, अंग्रेज का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो हेक्टर मुनरो कर रहा था। और इनके बीच 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में संयुक्त सेना की हार हुई। इस युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था, जिसका वह दूसरा कार्यकाल था। ठीक है, ध्यान में रखना। अगर इस युद्ध के दौरान अगर बात करेंगे तो बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था, ध्यान में रखना, जिसका वो दूसरा कार्यकाल भी चल रहा था। बक्सर के युद्ध के दौरान बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर बक्सर के युद्ध के दौरान अगर बोलेगा बंगाल का नवाब कौन था, तो मीर कासिम आप नहीं करेंगे कि कोई युद्ध में शामिल था। बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। ठीक है, ध्यान में रखना, दूसरा कार्यकाल था। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। बक्सर बिहार में जिला है, ध्यान में रखना। और तीनों संयुक्त सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो शाह आलम द्वितीय कर रहा था। और यहाँ पे अगर बात करेंगे ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो हेक्टर मुंडो कर रहा था। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब सारी चीजें हो गई। अब आता है 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल में उड़ीसा का दीवानी, दीवानी का मतलब होता है लगान वसूलने का अधिकार, ठीक है, उसको देना पड़ा। तो यहाँ पे 12 अगस्त 1765 को आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये जो था आपका क्लाइव जो था काफी पहले चला जा चुका था। ठीक है, वो ब्रिटेन में लौट लौट गया था। अब आराम से अपना जीवन यापन कर रहा था। काफी काफी संपन्न था वो। ठीक है, क्योंकि यहाँ से उसको बहुत अधिक संपत्ति हाथ लगी थी। लेकिन जब बक्सर के युद्ध में जब तीनों संयुक्त सेना को जब एक साथ जब पराजित करता है, तो यहाँ से फोन जाता है, हमने एक साथ तीनों सेना को पराजित कर दिया, अब क्या करना है? क्योंकि युद्ध करने तो हमें आता है, लेकिन हमें राजनीतिक संधि करने हमें नहीं आती है। तो क्लाइव को फिर दोबारा बुलाया गया से भाई साहब आइए, और तीनों के साथ किस प्रकार से डील करना है आप ही बेहतर कर सकते हो, क्योंकि प्लासी के समय भी आपने किया था और अभी हमें नहीं करने आता। तो इसी वजह से आप देखोगे ये 1764 में बक्सर का युद्ध होती है। लेकिन संधि में आप देखना लगभग साल भर का डिफरेंसेस है। ठीक है, 1765 में संधि होती है। रीजन क्या है? क्लाइव को आने जाने में लगने वाला समय। तो यहाँ पे 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी अधिकार दे दिया गया। बदले में मुगलों का अवध का करा बदले में मुगलों को अवध का करा, इलाहाबाद का क्षेत्र अवध से प्राप्त हुआ। ठीक है, तो मुगल को क्या मिला? करा का किला मिला, और साथ में इलाहाबाद का जो क्षेत्र जो था अवध से प्राप्त हुआ। क्लाइव द्वारा 1765 में बंगाल में तो एक संधि 12 अगस्त को हुआ था शाह आलम द्वितीय के साथ। यहाँ पे अवध के साथ जो संधि जो हुआ था 16 तारीख को हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। तो संधि 12 को हुआ था, 12 अगस्त को और 16 अगस्त को दो दो संधियां हुई थी इलाहाबाद में। तो ये आप भूल नहीं सकते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना। क्लाइव ने 1765 में बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की, मतलब दो तरह के शासन यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके तहत प्रशासनिक उत्तरदायित्व नवाब को सौंपा गया, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी था, जिसमें काम करना होता था, जनता का ध्यान रखना होता था। जो जो पावरफुल पद जो था वो ब्रिटिश ने अपने अधीन रखा, कंपनी अपने अधीन रखी। यहाँ पे कंपनी कहना ज्यादा उचित होगा, जिसमें सैन्य जो था, सेना, कर वसूली का अधिकार जो था किसके पास था? किसके पास था? तो कंपनी के पास था। ठीक है, और बाद में आप देखोगे यहाँ पे जो प्रशासनिक उत्तरदायित्व जो था, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का राइट किसके पास था? नवाब के पास। अब एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। भाई पैसा कौन वसूल रहा है? तो भाई ब्रिटिश वसूल रहा है। अब इनको जो पैसा मिलता था नवाब को, वो बहुत ही कम राशि मिलती थी। ठीक है, इसमें पूरे प्रशासन को चलाना संभव नहीं था। इसीलिए आप देखोगे इस दौरान बंगाल में क्या होता? भयंकर अकाल पड़ता है।
द्वैत शासन के परिणाम स्वरूप 1770 में बंगाल बिहार के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया में अकाल का प्रकोप भयंकर था। 1772 में बंगाल के नवाब गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे 1765 में आप देखोगे क्लाइव के द्वारा द्वैत शासन को लगाया गया, लेकिन आगे चल के जो हेस्टिंग जो गवर्नर बनता है वारेन हेस्टिंग्स, जो कि कंपनी के अधीन गवर्नर होता है, और रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद भी ये गवर्नर होता है। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट से पहले भी या रेगुलेटिंग एक्ट के बाद भी। एक रेगुलेटिंग एक्ट कब आएगा? 1773 में आएगा। तो 1772 में जब बंगाल का जब ये गवर्नर बना, तो इसने क्या किया? द्वैत शासन को समाप्त कर दिया तथा नवाब पद का अंत कर दिया, तथा नवाब का जो पद था उसको भी अंत कर दिया। अब बंगाल का अंतिम नवाब अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान में रखना, मुबारक दौला की बात करेंगे तो बंगाल का अंतिम नवाब नवाब था। 1765 में दीवानी अधिकार प्राप्त होने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार में राजस्व वसूली के लिए राजा सिताब राय को नायब दीवान बनाया। ध्यान में रखना, तो यहाँ पे क्लाइव के द्वारा किस व्यक्ति को राजस्व वसूली के लिए बिहार का दीवानी अधिकार दिया गया है, फिर दीवान नियुक्त किया गया? तो राजा शिताब राय। नाम इंपोर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, राजा शिताब राय। बंगाल के लिए मोहम्मद राजा खान एवं ओडिशा के लिए राय दुर्लभ को नियुक्त किया। ये तीन नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट क्लाइव ने किसे किसे बनाया? तो बिहार में राजा सिताब राय, बंगाल के लिए मोहम्मद राजा खान, और ओडिशा में राय दुर्लभ को नियुक्त किया। ठीक है, भूलेंगे नहीं। अगेन आई एम रिपीट, सुनिए। बिहार में राजा सिताब राय, बंगाल में मोहम्मद राजा खान, और ओडिशा में राय दुर्लभ को नियुक्त किया। इसको आपको ध्यान में रखना है। 1783 में बिहार में पुनः काल पड़ा। ठीक है, जांच अधिकारी जॉन सोर ने एक अनानागार, मतलब एक अन्न को रखने का जो जगह होता, उसके निर्माण का सुझाव दिया। और 1784 में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गास्टिन के द्वारा गोल घर का निर्माण का सुझाव दिया गया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे पुनः की बात करेंगे, 1783 में बिहार में क्या होता है? अकाल पड़ता है। और यहाँ पे जो जांच अधिकारी जो था उसका नाम था जॉन सोर। उसने बोला से भाई एक अनानागार का निर्माण करना चाहिए, ग्रेनरी हाउस कह लीजिए। और इसी के आधार पर 1784 में बिहार में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गास्टिन के द्वारा गोलघर का निर्माण करवाया गया। ध्यान में रखना, क्या नाम है? जॉन गास्टिन। अब आते जनजातीय विद्रोह। अब ब्रिटिश जो थे यहाँ पे जाहिर सी बात है तरह तरह के राजस्व वसूली का हथकंडे अपना रहे थे, तो जनजातियों में बहुत अधिक मतलब क्या था? रोष था। तो इसी को देखते हुए आपको जनजातीय विद्रोह भी आपको देखने को मिलेंगे। जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक हस्तक्षेप के कारण जनजातीय विद्रोह हुए। बिहार के झारखंड के क्षेत्र में कई प्रमुख जनजातियों का निवास था। इन जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों के हस्तक्षेप के कारण कई विद्रोह हुए, जो कि निम्नलिखित हैं। सबसे पहले आप देखोगे पहाड़िया विद्रोह। ठीक है, इसमें आप दो तीन चीजें याद रखना। क्षेत्र तो भूल जाओ क्योंकि सबके सब झारखंड में ही हुआ है। ठीक है, जो कि वर्तमान का झारखंड और उस समय बिहार का हिस्सा था। लेकिन वर्ष याद रख लो, नेता का नाम याद कर लो, मतलब नेतृत्वकर्ता का नाम ध्यान में रखना है। तो पहाड़िया विद्रोह 1778 में राजमहल के क्षेत्र में होता है। और नेतृत्वकर्ता की बात करेंगे तो ध्यान में रखना राजा जगन्नाथ था। तिलका मांझी का विद्रोह की बात करेंगे तो ध्यान में रखना 1778 से 85 तक चला, भागलपुर के क्षेत्र में हुआ। नेतृत्वकर्ता जो थे तिलका मांझी, इन्होंने तीर धनुष से मारकर वहां का जिला कलेक्टर की हत्या कर दी थी। तमार विद्रोह की बात करेंगे, लंबा चला था 1789 से 1832 तक, छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ। भोलानाथ सहाय, इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है नेतृत्वकर्ता का नाम है। तमार विद्रोह का नेता की बात करेंगे कौन थे? तो भोलानाथ। चेरो विद्रोह 1800 से 1802 तक पलामू के क्षेत्र में हुआ, नेता का नाम है भूषण सिंह। होप विद्रोह की बात करेंगे 2021 में हुआ, सिंहभूम के क्षेत्र में, नेता का नाम नहीं दिया हुआ। कोल विद्रोह कई बार एग्जाम में पूछा, इंपोर्टेंट है, 31-32 में होता है, छोटा नागपुर के क्षेत्र में। बुद्धो भगत जो है नेता का नाम है। संथाल विद्रोह की बात करेंगे, संथाल परगना क्षेत्र में 55-56 में होता। सिद्धू कान्हू चांद भैरव चारों भाई थे। अब फूलो और झालो की बात करेंगे, बहन भी थी, इन सभी ने पार्टिसिपेट किया था। सरदारी विद्रोह की बात करेंगे 1858 से लेकर 95 तक हुआ, छोटा नागपुर सिंहभूम के क्षेत्र में हुआ था। मुंडा विद्रोह की बात करेंगे 1895 से लेकर 1900 के बीच में, छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। नेता की बात करेंगे तो भगवान बिरसा। ताना बहादुर विद्रोह की बात करेंगे तो ध्यान में रखना 1913-14 में हुआ था, ध्यान में रखना। गुमला में हुआ था। जतरा भगत की बात करेंगे, नेता थे। ताना बहादुर विद्रोह की बात करेंगे, हिंसक प्रवृत्ति का विद्रोह नहीं था, यह भी आपको ध्यान में रखना। अब हम आते हैं संथाल विद्रोह, जो कि काफी इंपोर्टेंट है हमारे प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम के दृष्टि से भी। समय है 55 और 56 का, 1855 और 56 का। 1857 की क्रांति से तुरंत पहले ये विद्रोह भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र में हुआ, जिसे दामन एकोह के नाम से जाना जाता है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है
तो भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता है, जो कि संथालों का निवास स्थान था? तो दामिनेको या फिर दावनेको के नाम से जाना जाता है। ये पहला ऐसा विद्रोह था, जनजातीय शोषण के विरुद्ध विद्रोह था, जो कि मतलब बहुत ही सशक्त एवं, ठीक है, जनजातीय विद्रोह था। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सशक्त विद्रोह था। मतलब सशक्त मतलब कहने का मतलब है सभी लोगों के एकजुटता के साथ किया गया विद्रोह था, जिसमें मैन पावर काफी अधिक थी। इस विद्रोह का कारण क्या था? बाहरी लोग को ये डीकू बोलते थे। डीकू का मतलब होता है, क्या होता है? तंग करने वाले लोग, मतलब परेशान करने वाले लोग। इसमें कौन थे डीकू में? बात करेंगे तो महाजन थे, साहूकार थे, ठीक है, ब्रिटिश लोग थे, या फिर बाहर से जो लोग आकर जंगल में बस रहे थे, उस सबको आप डीकू के श्रेणी में रख सकते हैं। द्वारा शोषण किया गया। माझी व्यवस्था में परहा पंचायत व्यवस्था में परिवर्तन किया गया। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कानू चांद भैरव ने किया। विद्रोह के क्रम में 6000 संथालियों का संगठन बना। अंग्रेजों की ओर से विद्रोह के दबाने के कमांडर किसे दिया गया? तो इसका नेतृत्व मेजर बारो कर रहे थे। ठीक है, लेकिन मेजर बारो की हत्या भी कर दी गई संथालों के द्वारा, और साथ में मेजर बारो को कई बार इन्होंने हराया भी था। ठीक है, तो मतलब किसे हराया था? तो मेजर बारो की, जो कि इस विद्रोह को दबाने आए थे, और इसकी हत्या भी कर दी गई थी। कैप्टन अलेक्जेंडर तथा कैप्टन लेफ्टिनेंट थॉम्सन के नेतृत्व में आई अंग्रेजी सेना ने विद्रोह का दमन किया। तो बाद में किसे भेजा गया? तो कैप्टन अलेक्जेंडर को भेजा गया, और साथ में लेफ्टिनेंट थॉम्सन को भेजा गया। तो ये आप दोनों नाम आपको ध्यान में रखना है, साथ में मेजर बारो का भी नाम आपको ध्यान में रखना है। यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम इंपॉर्टेंट है। 1776 संथाल परगना का गठन हुआ। परहा पंचायत में माझी व्यवस्था को भी मान्यता दे दी गई। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, इसका परिणाम जो निकलता है 1776 में संथाल परगना का गठन निकलता है। ठीक है, तो इसका सॉरी 1876 मिस्टेक, तो ये आपको ध्यान में रखना है, भूलेंगे नहीं, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे चल के परहा पंचायत और इनका जो माझी व्यवस्था जो था, जो कि सामूहिक खेती करने की जो व्यवस्था जो थी, या फिर इनका अपना एक तरह का आप देखेंगे तो पंचायत होता था, जहाँ पे सारे तरह की रूल्स रेगुलेशन की बात करेंगे तो इनका अपना खुद का था, उन सभी को मान्यता दे दिया गया। तो ये जो था आपका संथाल विद्रोह, जो कि भारत का पहला जनजातीय सशक्त विद्रोह भी था, यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब हम लोग आते हैं मुंडा विद्रोह। समय काल 95 से लेकर 1900 के बीच में। ये जनजातीय विद्रोह में सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह था। विद्रोह की व्यापकता के कारण इसे उलगुलान विद्रोह या फिर महान विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो उलगुलान कह लीजिए, फिर महान कह लीजिए। इस विद्रोह का कारण वही सेम रहेगा, डिकुओं द्वारा शोषण। खुटकुट्टी व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया गया। खुटकुट्टी व्यवस्था भूमि पर सामूहिक स्वामित्व की व्यवस्था थी। अंग्रेजों द्वारा इस सामूहिक व्यवस्था को समाप्त करके जमींदारी व्यवस्था लागू कर दिया गया, जिसकी वजह से इन लोगों में काफी अधिक रोष था। इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बिरसा मुंडा ने किया। इन्होंने ईसाई धर्म त्याग कर गुरु आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की दीक्षा ली। ठीक है, इनका नाम शुरू में पीटर मुंडा रखा गया था। आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो सर पीटर मुंडा ही था। इनको ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया गया था, लेकिन बाद में अपने गुरु से जब मिलते हैं, तो इनका गुरु जो थे आनंद पांडे, उनसे प्रेरणा लेकर वैष्णव धर्म की शिक्षा लेते हैं। और उन्होंने स्वयं को सिंह बोंगा का अवतार धरती आबा के रूप में स्थापित किया। उन्होंने आचरण शुद्धता, आत्म सुधार एवं एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। तो दो तीन चीजें समझ सकते हैं। ठीक है, इन्होंने खुद को अपने भगवान का अवतार भी बताया। सिंह बोंगा जो कि आदिवासी जनजाति का देवता है, ठीक है, उनका अवतार इन्होंने बताया। धरती आबा के रूप में खुद को स्थापित किया। आचरण शुद्धता की बात की, जहां पे शराब इन सबको नहीं पीना। ठीक है, साथ में अगर बात करेंगे तो दुराचारण नहीं करना। एकेश्वरवाद मतलब एक ईश्वर का ही पूजा करना है, केवल आपको सिंह बोंगा का पूजा पूजा करना है। आत्म सुधार करने की बात कही। चोरी न करने की बात कही। तो ये कि विद्रोह तो जनजाति विद्रोह सशक्त रूप से कंपनी के खिलाफ तो था ही, द ब्रिटिश के खिलाफ तो था ही, लेकिन साथ में इसमें आत्म आचरण या फिर आत्म शुद्धता की भी बात कही गई थी। ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, यहां से मेंस के प्रश्न भी बनते हैं। सो ये जो था मुंडा विद्रोह जो था, केवल एक सशक्त जनजातीय विद्रोह नहीं था, इसमें आत्म शुद्धता की भी बात कही गई थी। वो किस प्रकार से, उसकी चर्चा करें तो आप यहाँ से फैक्ट को उठा के लिख सकते हो। इस विद्रोह का प्रारंभ सामाजिक धार्मिक सुधार के रूप में हुआ, जो बाद में राजनीतिक सुधार के रूप में परिवर्तित हो गया। मतलब इसका सुधार जो था, इसका प्रारंभ की बात करेंगे, सामाजिक धार्मिक सुधार के रूप में हुआ, लेकिन बाद में इसका राजनीतिकरण हो गया। स्वतंत्र मुंडा राज की स्थापना के लिए बिरसा मुंडा के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे सशक्त विद्रोह वर्ष 1899 में देखने को मिला, जब कई स्थानों पर अंग्रेजों को क्या किया गया? हराया गया।
3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 जून 1900 ईस्वी को हैजा के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के पश्चात विद्रोह जो था समाप्त हो गया। इनको रांची के जेल में रखा गया था, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। इनकी हत्या की गई थी, कुछ लोग ऐसा बताते हैं, लेकिन जो सरकारी कारण निकल कर आए, जो सरकारी रिपोर्ट में आया, तो हैजा के कारण इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 3 फरवरी 1900 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया था, 9 जून 1900 ईस्वी का इनका देहांत हो गया। विद्रोह के परिणाम स्वरूप खुदकुटी व्यवस्था जो थी पुनः लागू हो गई। खूंटी एवं गुमला को अनुमंडल बनाया गया और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 पारित हुआ। वहां पे जो था, क्या था, तो यहाँ पे मैंने बताया था ना, वो याद रखने के लिए संथाल परगना एक्ट बनाया गया था 1776 में। यहाँ पे मतलब क्या था, तो यहाँ पे आप ध्यान में रखोगे, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बनाया गया था 1908 में, तो ये आप याद रखना, भूलना मत। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में 2021 से मनाया जाता है। ठीक है, तो 15 नवंबर में बिहार से झारखंड राज्य का बंटवारा भी होता है, और साथ में 15 नवंबर का तिथि बिरसा मुंडा जी का जन्म दिवस भी है, और इसको जनजातीय गौरव दिवस के तौर पे भी मनाते हैं, 2021 से मनाते हैं, ये भी आप याद रख सकते हो। अब हम लोग आते हैं 1857 की क्रांति के पूर्व बिहार में हुए विद्रोह, मतलब 1857 की क्रांति से पहले जो बिहार में जो विद्रोह हुए, उस पर हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। और सबसे पहले आपको देखना है बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक अब्दुल अल बहाब थे। उन्होंने अरब क्षेत्र में इसको प्रारंभ किया था, ध्यान में रखना, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पे थे, भारत में इनका कोई योगदान नहीं था अब्दुल अल बहाब के, लेकिन ये बहावी आंदोलन के प्रवर्तक थे। भारत में लाने का श्रेय किसे जाता है, सैयद अहमद बरेलवी को जाता है। ध्यान में रखना, इनको बरेलवी इसलिए कहते हैं क्योंकि रायबरेली के थे। ठीक है, तो अब्दुल अल बहाब ने इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया था, जो कि अरब के थे, और इनकी मुलाकात जो हुई थी मक्का में हुई थी सैयद अमर बरेलवी से। उनसे प्रेरित होकर इन्होंने भारत में क्या किया, बहावी आंदोलन का शुरुआत किया। ध्यान में रखना, इसका उद्देश्य जो था, प्रारंभ में इसका उद्देश्य जो था धार्मिक सुधार करना था, लेकिन बाद में इसका फिर से राजनीतिक सुधार एवं आंदोलन के रूप में बदल गया। तो शुरू में ये आया था धार्मिक सुधार करने, क्योंकि बहुत अधिक आप देखोगे तो इस्लाम में भी बहुत अधिक कमियां निकल कर आ रही थी, तो उसमें पूरी तरीके से इस्लाम का शुद्धिकरण करना इनका योगदान था। लेकिन बाद में राजनीतिक सुधार एवं आंदोलन के रूप में बदल गया। जब राजनीतिक सुधार एवं आंदोलन के रूप में जब आएंगे, तो जाहिर सी बात है भाई, इसमें ब्रिटिश का इन्वॉल्वमेंट तो होना स्वाभाविक है। जैसा कि आपने देखा मुंडा विद्रोह में, जब तक ये धार्मिक सुधार आंदोलन था और आत्मशुद्धता की बात कर रहा था, ब्रिटिश का नो इन्वॉल्वमेंट, लेकिन जैसे इसका राजनीतिक रूप हुआ, तो इसमें सरकार इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, भारत में इस विद्रोह के दो केंद्र थे। प्रथम केंद्र सितना, सितना की बात करेंगे का पचमत्तर सीमा प्रांत पे था। ठीक है, ध्यान में रखना, वो पाकिस्तान का हिस्सा भी वर्तमान में, जो कि आप देखोगे अफगानिस्तान एवं ईरान से सीमा बनाती है। नॉर्थ NWF, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, इसको बोलते हैं 75 सीमा प्रांत। तथा दूसरा केंद्र पटना में था। पटना केंद्र से धन एवं स्वयं सेवकों को सितना भेजा जाता था। तो पटना केंद्र जो था, वहां से धन एवं स्वयं सेवकों का सितना भेजा जाता था। एक ऐसा आंदोलन था, भावी आंदोलन, जिसको अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय फंडिंग में मिलती थी, अब बाहर से भी इसको समर्थन मिलता था। सैयद अहमद बरेलवी ने पटना के अपने 4 प्रतिनिधि चुने। चारों प्रतिनिधि का नाम आपको ध्यान में रखना है, इनायत अली, बिलायत अली, फरहत अली एवं मोहम्मद हुसैन। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखेंगे, फिर से रिपीट कर रहा हूं, इनायत अली, बिलायत अली, फरहत अली एवं मोहम्मद हुसैन। सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा 4 प्रतिनिधि को चुना गया था, जो कि पटना से थे। बंगाल का फराजी आंदोलन बहावी आंदोलन से प्रेरित था। यह भी पूछा जाता है बंगाल का कौन सा आंदोलन जो था फराजी आंदोलन से प्रेरित था, तो ध्यान में आपको रखना है बहावी आंदोलन जो था, सॉरी, फराजी, मिस्टेक, बंगाल का कौन सा आंदोलन बहावी आंदोलन से प्रेरित था, तो ध्यान रखना फराजी आंदोलन। बहावी आंदोलन के दमन के लिए 1863 में अंबाला तथा 1865 में पटना अभियान चलाया गया। तो अगर प्रश्न अगर आपसे ऐसा पूछ दे से बताओ अंबाला अभियान या फिर पटना अभियान का संबंध किससे है, तो ध्यान रखना बहावी आंदोलन के दमन से। बहावी नेताओं को कारावास में मृत्युदंड की सजा दी गई, अतः आंदोलन को क्या किया गया, दबा दिया गया। ठीक है, तो 1865 के आसपास आंदोलन जो था पूरी तरीके से क्या हो गया, दब गया। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब आते नोनिया विद्रोह। ये नोनिया जाति जो थे बिहार का जाति था, और ये मुख्यतः आप देखोगे बिहार में मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया आदि में क्षेत्रों में निवास करते थे। तो बिहार के सोरा उत्पादक वर्ग नोनिया द्वारा ये विद्रोह किया गया। सोरा का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता था। बिहार में सोरा उत्पादन मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया आदि क्षेत्रों में होता था। बिचौलिए कच्चा सोरा ब्रिटिश कारखानों को देते थे तथा मुनाफा स्वयं रख लेते थे। जैसे मान लीजिए नोनिया जाति से 2 रुपया का सोरा खरीदते थे और 10 रुपया में जाकर ब्रिटिश को बेच देते थे। ठीक है, अब 20 का मुनाफा खुद रख लेते थे, मतलब कम कीमत पे खरीदते थे
और अधिक कीमत पे बेचते थे। इनका कहना था सर ब्रिटिश को अगर सोना खरीदना है तो डायरेक्ट हमसे खरीदते ताकि बीच में बिचौलिया पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। इसी को देखते हुए इन्होंने मतलब क्या किया, नूनिया जाति ने, समुदाय ने गुप्त रूप से सोना बेचना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने इस पे रोक लगाई, जिसके विरोध में नूनिया समुदाय ने विद्रोह कर दिया। अंततः अंग्रेजों के द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया गया। तो ध्यान में रखना, नूनिया विद्रोह। अब हम आते हैं लोटा विद्रोह। लोटा विद्रोह की बात करेंगे तो मुजफ्फरपुर के जेल में कैदियों के द्वारा इस विद्रोह को किया गया था। रीजन क्या था, जेल के कैदियों को पहले से पित्तल का लोटा दिया जाता था, बाद में सरकार ने मिट्टी का लोटा देने का निर्णय किया। ये सुरक्षा के लिए दिया जाता था। ऐसा तो कई इतिहासकार लिखते हैं कि पित्तल के लोटा से कैदी आपस में हिंसक हो जाते थे, जिनसे मतलब लड़ाई पिटाई का डर होता था, इसलिए मिट्टी का लोटा देना शुरू किया। लेकिन इनका कहना था से भाई मिट्टी का लोटा का एक बार प्रयोग करने से क्या होता है, तो अशुद्ध हो जाता है, ठीक है। इसके लिए लोटा विद्रोह हुआ मुजफ्फरपुर के जेल में, 1856 में विद्रोह हुआ। ध्यान में रखना है। बाद में जाके कैदियों को पुनः मतलब पित्तल का लोटा देना शुरू हो गया, ठीक है। तो 1856 में विद्रोह कर दिया कैदियों ने। कहां पे, मुजफ्फरपुर के जेल में। अभी मुजफ्फरपुर का जेल का नाम है शहीद खुदीराम बोस कारागार। अब आता 1857 की क्रांति और बिहार। ये टॉपिक काफी अधिक इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारत में हुए क्रांतियों में 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष की संज्ञा दी जाती है। इस क्रांति के पीछे राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सैनिक कारण जिम्मेदार थे। तत्कालीन कारण के रूप में चर्बीदार कारतूस के प्रयोग की घटना उत्तरदायी थी। चर्बीदार कारतूस का प्रयोग का प्रथम विरोध बैरकपुर छावनी की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने किया। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना, बैरकपुर छावनी जो कि बंगाल में पड़ता था, वहां से मतलब क्या विद्रोह शुरू हुआ। और वहां जो सैनिक जो था, ध्यान रखना, 34 नेटिव इन्फेंट्री। नेटिव का मतलब ध्यान रखना यहाँ पे देसी से है, और इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना होता है। क्या होता है, पैदल सेना। जो सेना जो पैदल चलती थी उनको इन्फेंट्री कहते थे। और ये विद्रोह कब शुरू हुआ, तो ध्यान रखा, मंगल पांडे के द्वारा विद्रोह किया गया 29 मार्च 1857 को। 29 मार्च 1857 को उन्होंने सार्जेंट हुसन और लेफ्टिनेंट बाग को गोली मारी। तो ध्यान रखा, ह्यूसन और बाग को गोली मार दी गई। ध्यान में रखना है, भूलेंगे नहीं यहाँ पे, ठीक है। क्या नाम है, ह्यूसन एवं बाग को क्या किया गया, मंगल पांडे के द्वारा गोली मार दिया गया तथा गोली मारी तथा तलवार से गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। 29 मार्च की घटना थी और 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दी गई। 1857 की क्रांति का वास्तविक उद्भव 10 मई 1857 को मेरठ से माना जाता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना, लेकिन इसका वास्तविक उदय की बात करेंगे तो 10 मई को 1857 को मेरठ से माना जाता है। जब मेरठ से मतलब क्या करते हैं, सैनिकों ने विद्रोह किया, वहां पर भी हत्या वगैरह की, आग वगैरह लगा दिया। मेरठ से मतलब ये लोग कहाँ निकल पाते हैं, दिल्ली के तरफ निकल पाते हैं, जहां पे इनको बहादुर शाह जफर सेकेंड से मिलना था और उनको उनसे नेतृत्व प्रदान करना था, ठीक है। तो मुख्यतः शुरुआत तो पहले हो गई थी, लेकिन इसका वास्तविक उद्भव कब माना जाता है, तो 10 मई 1857 को। जहां मेरठ छावनी के सैनिकों ने अपने साथियों को जेल से छुड़ाते हुए दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। दिल्ली में सैनिकों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता घोषित करते हुए विद्रोह की मतलब क्या की, शुरुआत की। अब यहाँ पे विद्रोह का केंद्र एवं नेतृत्वकर्ता एवं दमनकर्ता का नाम ध्यान में रखते हैं, जो कि काफी अधिक इंपोर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे बिहार से, बाबू कुंवर सिंह ने नेतृत्व प्रदान किया। अब विलियम टेलर का नाम आपको ध्यान में रखना है, दमन करता है। दिल्ली से ध्यान रखना है, बहादुर शाह जफर नाम मात्र के थे, सारा काम कौन कर रहे थे, बख्त खान कर रहे थे, जो कि उनका सेनापति थे, ठीक है। वहां से कौन था, निकलसन एवं हटसन, ठीक है, ध्यान में रखना। तो यहाँ पे इसका नाम आपको ध्यान में रखना है। निकलसन मारा भी गया था, निकलसन मारा गया था, हाँ, बिल्कुल। और कानपुर से अगर बात करेंगे तो नाना साहब थे, और साथ में दमनकर्ता की बात करेंगे कैंपबेल है। लखनऊ से बात करेंगे तो बेगम हजरत महल थी, कैंपबेल की बात करेंगे दमनकर्ता था। झांसी से बात करेंगे तो रानी लक्ष्मीबाई थी, और साथ में अगर बात करेंगे हुरोज की बात करेंगे तो दमनकर्ता है। इलाहाबाद से बात करेंगे तो ध्यान में रखना लिकायत अली, और यहाँ पे अगर बात करेंगे दमनकर्ता की बात करेंगे नील था। बरेली से खान बहादुर जी थे, यहाँ पे दमनकर्ता विंसेंट आयर था। अब फैजाबाद से बात करेंगे तो मौलवी अहमदुल्ला, और यहाँ से कौन था, तो ध्यान में रखना रेनॉल्ड। तो यहाँ पे मौलवी अहमदुल्ला का अंग्रेजों का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो कुछ नाम थे जो कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए आपको। निकलसन और हडसन आई थिंक दोनों के दोनों मारा गया था, एक बार आप चेक करना। निकलसन को लेकर श्योर हूँ, शायद हडसन भी मारा गया था।
अब लोग आते हैं बिहार में विद्रोह की शुरुआत कैसी हुई, इसको जरा हम लोग समझते हैं। तो बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत 12 जून 1857 को देवघर जिले झारखंड के रोहनी गांव से हुई। ठीक है, वहां पे जाओगे, थोड़ा दूर है रोहनी। ठीक है, गांव है रोहनी, वहां से इसकी शुरुआत होती है, जो कि झारखंड में पड़ता है। 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट ने सैनिकों के विद्रोह से हुआ। इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली एवं सर्जन डॉक्टर ग्रांट मारे गए। तो दो लोगों की हत्या की जाती है, लेस्ली का और ग्रांट, दोनों को मार दिया जाता है। नेटिव इन्फेंट्री का नाम ध्यान में रखना, बिहार में कौन था, 32वीं था। अब बंगाल में कौन था, 34वीं था। ये आप भूलेंगे नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बंगाल में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री मंगल पांडे वाला, और बिहार में जो विद्रोह हुआ उसमें 32वीं नेटिव इन्फेंट्री था। यहां से आपको प्रश्न फंसा सकता है। ठीक है, और दो व्यक्ति की बंगाल में हत्या की गई थी, उसका नाम था ह्यूसन एवं बाग था, जिसको गोली मारा गया था। यहाँ पे जिसको गोली मारा गया उसका नाम था नॉर्मन लेस्ली एवं सर्जन डॉक्टर ग्रांट। रोहनी के विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड के द्वारा दबा दिया गया। तो मेजर मैकडोनाल्ड के द्वारा इसको दबा दिया गया। विद्रोही सैनिकों को फांसी दे दी गई तथा रेजिमेंट को बंद कर दिया गया, रेजिमेंट को ही समाप्त कर दिया गया। पटना में विद्रोह का नेतृत्व 3 जुलाई को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया। ध्यान में रखना, विद्रोह में अफीम एजेंट डॉक्टर आर लायल मारा गया। ठीक है, तो यहाँ पे अफीम का एजेंट था, ध्यान में रखना, लायल, इसको मारा गया। अफीम का सेंटर बिहार बहुत बड़ा था। यहाँ पे अफीम को क्या करते थे, पूरे क्षेत्र से खरीद के पटना में अफीम को रखा जाता था, उसको तैयार किया जाता, फिर अफीम को कलकत्ता भेजा जाता था, कलकत्ता से अफीम को चीन भेजा जाता था। तो यहाँ पे अफीम का एजेंट हुआ करता था, और डॉक्टर लायल वन ऑफ देम, जो कि मारा जाता है। ठीक है, पीर अली ने दीन बोलो दीन का नारा दिया। पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने विद्रोह को दबा दिया। पीर अली सहित 70 व्यक्तियों को फांसी की सजा दे दी गई। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। उसी दिन दानापुर में 3 रेजिमेंट के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। दानापुर में 3 रेजिमेंट के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, और सैनिकों ने शाहाबाद जिले में प्रवेश करके जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह से मिलकर विद्रोह को प्रारंभ किया। और यहाँ पे 3 रेजिमेंटों की संख्या की बात करेंगे, आई थिंक एक रेजिमेंट में 120 सैनिक होते हैं। इफ आई एम, अगर कोई है आर्मी बैकग्राउंड से तो बताइएगा। और यहाँ पे 3 रेजिमेंट, तो समझिए संख्या ठीक ठाक हो गई थी। और सभी के सभी का उद्देश्य क्या था, शाहाबाद जिले में प्रवेश करके वहां के जमींदार जो थे बाबू कुंवर सिंह, उनसे मिला, उनको नेतृत्व प्रदान करने के लिए इन्होंने कहा। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, 30 जुलाई को सरकार ने तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिलों में सैनिक शासन लागू कर दिया गया। विद्रोही सैनिकों के एक झुंड ने भागलपुर तथा गया पहुंचकर जेल से 400 कैदियों को मुक्त कराया तथा टिकारी राज्य पर हमला कर दिया। 10,000 रुपए वहां पे लूट लिए थे। टिकारी राज्य गया में है, ये भी आपको ध्यान में रखना। टिकारी स्टेट को लूटा गया, उनसे 10,000 रुपए लूट लिए गए। स्टेट कौन होते थे, स्टेट जो होता था ना, जमींदार का वो होता था। ठीक है, जमींदार उसको पूरी तरीके से स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे। और जमींदार किसका समर्थन है, तो जमींदार जो है ब्रिटिश का समर्थक है। इसीलिए मतलब क्या किया जाता था, स्टेट वगैरह को भी लूटा जाता था। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ये संक्षेप विवरण था 1857 के विद्रोह का। अब हम लोग चलेंगे बिहार में बाबू कुंवर सिंह जी का क्या रोल था। बिहार में मुख्य रूप से 1857 की क्रांति का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया। कुंवर सिंह के मुख्य अनुयायी एवं समर्थक उसके भाई अमर सिंह और रीत नारायण सिंह थे। ठीक है, तो रीत नारायण सिंह और भाई अमर सिंह की बात करेंगे, उनके समर्थक थे, अनुयायी थे। भतीजे की बात करें, निशान सिंह और जय किशन सिंह थे, ध्यान में रखना। साथ ही शाहाबाद के 4 जमींदार नरहर सिंह, जोहन सिंह, ठाकुर दयाल सिंह तथा विशेश्वर सिंह का समर्थन भी उनको प्राप्त था। तो शाहाबाद के चारों जमींदार का आपको नाम ध्यान में रखना है, नरहर सिंह, जोहन सिंह, ठाकुर दयाल सिंह और साथ में विशेश्वर सिंह। उन्हें कमिश्नर टेलर संदेह की दृष्टि से देखता था। उसने उन्हें पटना आकर भेंट का आमंत्रण भी दिया था, लेकिन मौलवी अहमदुल्ला, मोहम्मद हुसैन तथा बैजुल हक के साथ हुए विश्वासघात को समझते हुए उन्होंने टेलर से भेंट करना अस्वीकार कर दिया, क्योंकि ये लोग मिलने गए थे टेलर से। ठीक है, मतलब टेलर से नहीं, सॉरी, ब्रिटिश से मिलने गए थे, लेकिन उनको वापस नहीं आने दिया, उनको अरेस्ट कर लिया गया था। इसीलिए जब इनको बाबू कुंवर सिंह को टेलर ने मिलने के लिए पटना बुलाया, तो इन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। बाबू कुंवर सिंह ने दानापुर छावनी के सैनिकों के सहयोग से 4,000 सैनिकों की सेना तैयार की। उन्होंने सर्वप्रथम जगदीशपुर में बंदूक एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया तथा 27 जुलाई 1857 को आरा शहर पे अधिकार कर लिया। ठीक है, आरा को मुक्त कराने आई कैप्टन डनवर की सेना पराजित हुई। ध्यान में रखना, आरा को मुक्त कराने आई कौन सी सेना आई थी, ब्रिटिश सेना जो आई थी, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था, डनवर कर रहा था। उसको बाबू कुंवर सिंह ने क्या किया, पराजित किया। कैप्टन डनवर मारा गया।
अंग्रेजों ने मेजर आयर के नेतृत्व में पूना से सेना भेजी। ठीक है, आयर की सेना के दबाव में कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। अंग्रेजों ने उनकी हवेली एवं मंदिर तोड़ दिए तथा आरा एवं जगदीशपुर पे अधिकार कर लिया। ठीक है, लेकिन डनवर क्या होता है, मारा जाता है। यहाँ पे देखिएगा कुंवर सिंह रीवा और बांदे के रास्ते लखनऊ पहुंचे। उन्हें अवध के शाह ने आजमगढ़ जिला का फरमान दिया। ठीक है, मतलब फरमान दिया से भाई आप जाइए, हम आपको फरमान देते हैं, सब जाइए किले वगैरह पे अधिकार कर लीजिए। ऑलरेडी वो किला जो था ब्रिटिश के अधीन था, तो वहां से इनको काफी अधिक संपत्ति भी हाथ लगती है। दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेजों से युद्ध किया, लेकिन ये बहुत अधिक फ्रूटफुल नहीं होता है ये युद्ध। उन्होंने आजमगढ़ में भी अंग्रेजों को पराजित किया। वही आजमगढ़ का किला का फरमान मिला था ना, तो ब्रिटिश ऑलरेडी वहां पे थे, तो वहां पे आजमगढ़ में अंग्रेजों को पराजित किया, किला पर अधिकार किया, वहां से कुछ संपत्ति भी इनको हाथ में लगी थी। अवध से जगदीशपुर लौटने के क्रम में शिवराजपुर शिवपुर, ठीक है, गंगा नदी पार करने के समय सेनापति डगलस की गोली से कुंवर सिंह का बायां हाथ घायल हो गया। ठीक है, और बायां हाथ जब घायल हो गया तो ये पूरा शरीर जो है, ध्यान में रखना, ये हाथ में जो गोली जो लगी थी पूरे बॉडी में, मतलब उसका जहर ना फैले, इसीलिए उन्होंने अपना बायां हाथ काटकर गंगा में प्रभावित करते हुए कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की है अकिंचन भेंट स्वीकार करो। ठीक है, तो ग्रेट पर्सनालिटी। इस समय इनकी उम्र जानते हैं 75+ रही होगी। ठीक है, तो आप सोच सकते हो, इनसे प्रेरणा ले सकते हो कि कितने ग्रेट पर्सनालिटी थे ये। ठीक है, 23 अप्रैल 1858 को घायल अवस्था में उन्होंने जगदीशपुर पर अधिकार कर दिया। जगदीशपुर को मुक्त कराने आए कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह ने बुरी तरीके से पराजित किया। तो फिर यहाँ पे आप ध्यान में रखना, गोली किसकी लगी थी, तो गोली डगलस की गोली लगी थी। फिर ये जगदीशपुर पहुंचते 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को जगदीशपुर पहुंचे, 3 दिन के बाद ये शहीद भी हो जाते हैं। ठीक है, मतलब इनकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर जगदीशपुर में ली ग्रांट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना जो आती है उसको फिर से पराजित करते हैं। हाथ कटने के कारण गंभीर रूप से घायल वीर कुंवर सिंह ने की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हो गई, लेकिन उनकी मृत्यु के समय जगदीशपुर जो था पूरी तरीके से स्वतंत्र था। बाद में जो था, कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला। अमर सिंह के कैमूर की पहाड़ियों में मोर्चाबंदी कर सरकार के विरुद्ध संघर्ष किया, लेकिन बाद में भी इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनको गोरखपुर के जेल में रखा जाता है। कभी कोई पूछे तो ध्यान में रखना, गोरखपुर जेल में इनका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है अमर सिंह जी का। नवंबर 1858 में अंग्रेजी अधिकार पुनः स्थापित हो गया। विद्रोही ने हथियार डाल दिए। महारानी विक्टोरिया ने क्षमादान की घोषणा की, परंतु अमर सिंह को दंडित किया गया। ठीक है, इनको गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया, तो आपको ध्यान में रखना है, गोरखपुर के जेल में रखा गया, जहां पे उनका देहांत हो गया। तो ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 1 था। पार्ट 2 हम आपके लिए जरूर तुरंत ही लेकर आएंगे, जिसमें हम लोग कांग्रेस की स्थापना और बिहार को हम लोग यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप इसको भूलना नहीं, पार्ट 2 के सेशन को भी ज्वाइन करना। पार्ट 1 मैंने करा दिया है संक्षेप में रिवीजन। हम लोग पार्ट 2 के सेशन में कांग्रेस की स्थापना और आगे के सारे घटनाक्रम को बहुत ही विस्तार से देखेंगे। थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। अगर कोई आपको सुझाव और सलाह देना है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी पढ़ते रहिए और अपना भविष्य को उज्जवल कीजिए। थैंक यू।